Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम वीडियो देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ए टीके की। इनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी हुई है, एक स्वास्थ्य का डॉक्यूमेंट्री है। दैट वाज माइंड ब्लोइंग व्हेन आई वॉच दैट वीडियो। मुझे इतना मुझे लगता है एक दो तीन महीने से ज़्यादा हो गए मुझे वो डॉक्यूमेंट्री देखी, पर मुझे अभी भी याद है कैसे वो स्वास्तिका के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। नाजी ने, जर्मनी ने कैसे हैकेन क्रूज को स्वास्तिका में टर्न करने की कोशिश करी है, किस तरीके से स्वास्तिका को बदनाम किया ऑल ओवर द वर्ल्ड में फिल्मों के थ्रू। और क्या डॉक्यूमेंट्री थी, आई लव्ड इट। मुझे वो डॉक्यूमेंट्री इतनी अच्छी लगी कि मुझे लिटरली याद है। मैं ज़्यादा एक की वीडियो पे रिएक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जियो पॉलिटिकली अवेयर रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं नहीं करता। पर मैंने वो जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री आई हैव सीन एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्वास्तिका एंड हैकेन क्रूज। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था व्हाट द हेल इज हैकेन क्रूज, और किस तरीके से जर्मनी नाजी के लोगों ने, ये वेस्ट के लोगों ने हैकेन क्रूज को टर्न कर दिया स्वास्तिका में, ताकि स्वास्तिका बदनाम हो, हैकेन क्रूज नहीं। बहुत अच्छी वीडियो थी, आप सबको मैं सजेस्ट करूँगा जाके देखो। ये वीडियो है नुपुर शर्मा के बारे में, लेके कैसे डिकोड करते हैं, कैसे मिडल ईस्ट ने जो एक्शन लिए हैं, बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट, और उनकी जो डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी जो चली है, जहाँ पे लोग अलकायदा और जैश ए मोहम्मद और पता नहीं क्या क्या मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वो ब्लास्फेमी नहीं है। उइगुर मुस्लिम को मारा जा रहा है, वो ब्लास्फेमी नहीं है। मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट करी जा रही है, वो ब्लास्फेमी नहीं है। टर्की के अंदर इतने मुस्लिम मारे गए टर्की के लोगों ने, वो ब्लास्फेमी नहीं। मतलब दुनिया में कहीं भी हो रहा है वो ब्लास्फेमी नहीं है। और जब हिंदू मरते हैं या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ मरती है, मिडिल ईस्ट से माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलती है, तो उस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे नुपुर शर्मा के बारे में। मैं नहीं कह रहा हूँ आप बात मत करो, बिल्कुल बात करो नुपुर शर्मा के बारे में, पर आप दोनों साइड के बारे में बात करो। इस सिचुएशन से हमें पता चलता है कि कितने ज़्यादा हिपोक्रेट लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। ये अपने बारे में बात नहीं करेंगे, पर ये आप मतलब कि अपने गिरेबान में झांक के नहीं दिखेंगे, दूसरे के गिरेबान में बोलेंगे कि ये चीज़ है। नुपुर शर्मा ने जो कहा, क्या वो सही था गलत था, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। उनका एक अपना पर्सपेक्टिव था। आई जस्ट रियलाइज दैट एवरीबडी शुड बी गिवन राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। यू आर विलिंग टू क्रिटिसाइज मी, आई शुड बी विलिंग टू क्रिटिसाइज यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक डाइवर्स कंट्री में ब्लास्फेमी लॉ होना नहीं चाहिए। सेक्शन 295A होना ही नहीं चाहिए इंडिया के अंदर। इंडिया एक डाइवर्स एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे आपको बिल्कुल यू शुड बी ओपन टू एक्सप्रेस एंड डिस्कस अबाउट एनीथिंग इंक्लूडिंग रिलीजन एज वेल। पर इंडिया में ब्लास्फेमी लॉ है, और ब्लास्फेमी लॉ कौन लेके आए? ब्रिटिशर लेके आए। इंडिया में कभी ब्लास्फेमी जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं, कभी ये लेके ब्रिटिशर ही लेके आए। तो हमें मेरा ये सजेशन है कि ब्लास्फेमी लॉ को हटना चाहिए एंड लेट एवरीबॉडी क्रिटिसाइज ईच अदर रिलीजन। लाइक आई कैन क्रिटिसाइज एनी रिलीजन बाय सिटिंग इन अमेरिका। दैट इज द राइट गिवन टू मी बाय दिस लॉ, बाय द लैंड ऑफ दिस लॉ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ होनी चाहिए, ब्लास्फेमी लॉ हटनी चाहिए, और हर कोई खुल के क्रिटिसाइज करे, अच्छा करे, बुरा करे, नेगेटिव करे, एज यू फील लाइक। You are a paying citizen, you are a tax paying citizen, you should be given right to say whatever the hell you want to say, as long as you are not harming anyone physically. अगर आप किसी को फिजिकली हार्म नहीं कर रहे, बोलो जितना बोलना है यार। बोलने की आज़ादी तो होनी चाहिए इंसान को। मुझे आपत्ति इस बात पे नहीं है कि नुपुर शर्मा ने क्या बोला, मुझे आपत्ति इस बात पे है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें क्या बोलने की आज़ादी है और क्या नहीं है। हमारे बोलने तक की आज़ादी नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्चुअली में कितना रियल है ग्राउंड पे, ये पता चलता है। तो हमें इस लॉ को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, मिडिल ईस्ट के इंटरफेरेंस को रोकने की ज़रूरत है, उन पर ज़्यादा रिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम तेल पे और बहुत सारे प्रोडक्ट पे मिडिल ईस्ट पे रिलाई करते हैं, वो चीज़ें रिलाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें उसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि हम, और इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड दिया। मिडिल ईस्ट ने कहा माफ़ी मांगो, इंडिया ने कहा मांगेंगे ही नहीं। इंडिया ने, जयशंकर ने OIC को कहा कि आप लोग बिल्कुल नैरो माइंडेड हो। जयशंकर ने पूरे मिडिल ईस्ट को कह दिया कि यू गाइज आर नैरो माइंडेड, यानी कि आपकी छोटी सोच है। क्या जवाब दिया इंडिया ने? इंडिया ने अभी तक माफी नहीं मांगी। नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया ना, पर माफी नहीं मांगी। ये है, दैट इज द पावर ऑफ इंडिया। प्लीज समझिए इस बात को। बहुत अभी हर जगह चल रहा है शेम ऑन बीजेपी, इंडिया ने क्या किया नहीं किया। नहीं, इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। इंडिया ने माफी नहीं मांगी, झुका नहीं बिल्कुल भी इंडिया।
पर हमें कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है. वी नीड टू एक्चुअली ब्रिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड. मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही इतनी बकबक कर ली. मैं अभी भी यही मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खुली छूट होनी चाहिए और ये सरकार इंश्योर करे कि हमें वो आज़ादी मिले कुछ भी बोलने को. अगर मैं आपके किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज करूँ तो आप भी मेरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करो. यू आर मोस्ट वेलकम. आप मेरे रिलीजन के बारे में बोलो, आई विल डिस्कस अबाउट योर रिलीजन ओपनली, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे. और सेम गोज टू यू एज वेल. ये होना चाहिए. क्यों नहीं है ये? आपको मुझे गुस्सा है कि सिर्फ बोलने की आज़ादी कहाँ तक है. ये शुड मेक यू अंडरस्टैंड. बात यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की नहीं है. बात यहाँ पे कि बोलने की आज़ादी नहीं है हमारी डेमोक्रेटिक नेशन कंट्री के अंदर. हम बोल नहीं पाते. मैं भी चाहता हूँ क्रिटिसाइज करूँ बट आई कैन नॉट. कोई भी पकड़ के मुझे जेल में डाल देगा. आई एम हैप्पी दैट आई एम इन यूएस. पर अगर मैं इंडिया में होता तो मुझे लोग जेल में डाल देते. दैट इज द हार्श रियलिटी. सो आप लोगों को खुद से सवाल करने की ज़रूरत है. क्या सच में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम प्रैक्टिस करते हैं? क्या सेक्शन 295A हटना नहीं चाहिए? क्या लोगों को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का डिबेट नहीं होना चाहिए? I should be the one to be deciding whether I want to say in a very good way or a negative way. That's my right. अगर आपको नहीं पसंद है मत देखो. Let me crap about any religion. If you don't like it, just don't watch it. भाई आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना मत लो. किसी ने फोर्स तो नहीं करा ना आपको लेने के लिए. सेम गोज विद दैट एज वेल. अगर आपको नहीं देखना मत देखो. तो आई एम सो सॉरी. आई एम सो पिस्ड ऑफ विद द करेंट सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया. मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ कि डू वी रियली हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. नहीं है. एनीवे मैं ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहता. मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड हूँ. जो चीज़ें मुझे एंड में बोलनी चाहिए थी वो मैंने पहले ही बोल दिया. तो शायद मैं एंड में फीडबैक दूँ भी नहीं. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो यार. लेट्स स्टार्ट. 3, 2, 1 गो. केरल में पीएफआई की एक रैली में 10 वर्षीय बच्चा दूसरे धर्मों के संपूर्ण विनाश के नारे लगवाता है. भीड़ उसका समर्थन करती है. कश्मीर में रोज एक हत्या के समाचार सबको दहला रहे हैं. घाटी में एक धर्म विशेष के लोग पलायन कर रहे हैं. परंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता है टाइम्स नाउ पर हुई एक छोटी सी डिबेट. एक के बाद एक अरब देश जो है वो भारत और उसके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की धमकी देने लगते हैं. भाजपा नूपुर पर एक एक्शन ले लेती है और उसके बाद ट्विटर के एक छोटे से इन्फ्लुएंसर के अकाउंट से जो बात प्रारंभ हुई थी वो अरब देशों तक पहुंच जाती है. वहां पर लाखों फॉलो मी ऑन ट्विटर और जिसके बाद वहां की आई एम फायर ऑन ट्विटर. क्या ये सब फॉलो मी. हो गया? षड्यंत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है. 2020 चार्ली हेब्डो प्रकरण हुआ. अरब देशों ने फ्रांस का विरोध. ये म्यूजिक इतना लाउड क्यों है? समय 50 मुस्लिम देशों के नेता आपस में मिले. That music is very loud. It's irritating. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का गठन किया गया. गठन करने के लिए आतंकी संगठन हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का खालिद मिशाल, इत्तेहादुल उलेमा का अनवर और अब्दुल वहाब. म्यूजिक बहुत लाउड है यार. कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे. ये मुख्य रूप से सम्मिलित हुए. शेख अब्दुल अल सागीर को इस संगठन का प्रेसिडेंट बनाया गया जो खुले तौर पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों और तालिबान को सपोर्ट करता है. इस संगठन का असर अब देखा जा सकता है. 3 और 4 जून को ये ऑर्गेनाइजेशन ट्वीट्स करती है. मोदी के ग्राफिक इमेज के साथ भड़काऊ बातें लिखकर लोगों से उस हैशटैग पर ट्वीट करने का आह्वान होता है जिसका नतीजा 2 दिन तक नहीं निकलता. परंतु अचानक 5 जून को उसी हैशटैग से कई बड़े बड़े अरब हैंडल्स ट्वीट करते हैं. भारत में ऑल्ट न्यूज़ का जुबैर, सलमान निज़ामी और पाकिस्तान के कुछ हैंडल्स इस हैशटैग को बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं और देखते ही देखते 6 लाख से अधिक ट्वीट्स इस हैशटैग पर कर दिए जाते हैं. 45,000 ट्वीट्स प्रति घंटे की एवरेज से ट्विटर सन्न रह जाता है.
अरब देश संज्ञान लेकर भारतीय एम्बेसडर्स को बुलाते हैं, जिसकी सकपकाहट भारत में नुपुर और नवीन के सस्पेंशन के रूप में गूंज उठती है। आज इसी गूंज की खामोशी को सुनेंगे द रेड फाइल्स में। कितनी तेज लाउड म्यूजिक है यार, सर फट जाएगा मेरा। कम करो भाई। शिट, इट वाज वेरी लाउड। फॉलो मी ऑन ट्विटर। शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मोदी जी ने अरब देशों में बड़े अच्छे रिलेशंस बनाए थे। सऊदी के हाईएस्ट सिविलियन का गौरव भी पाया, अवार्ड मिला है। हाँ। तो नुपुर शर्मा को उन अच्छे संबंधों और हाईएस्ट सिविलियन के गौरव का भेंट चढ़ा दिया गया। वैसे भी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो ऐसे में कोर्ट क्या कहता है या कानून क्या कहता है से अधिक महत्व रखा इस बात ने कि अरब कंट्रीज क्या कहती हैं। 2019 में एक लीडर के प्रॉफिट मोहम्मद पर किए गए फेसबुक पोस्ट पर जब बवाल मचा तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जिसने इतिहास में जो पढ़ा है उसके अनुसार यदि प्रॉफिट मोहम्मद पर कुछ कह दिया तो इसे ब्लास्फेमी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाएगा। और यदि ब्लास्फेमी या हेट स्पीच का कानून एब्सोल्यूट हो जाए तो शायद इसका सबसे बड़ा लॉस उन्हीं लोगों को होगा जो आज नुपुर शर्मा पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। जिस ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर से ये पूरा मुद्दा प्रारंभ हुआ, उसी ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने भगवान गणेश पर कुछ ऐसे विचार रखे थे। प्रतीक सिन्हा डबल स्टैंडर्ड आदमी है, बड़ी ही द्रवित हैं। वो भगवान राम को आरफा खानम बिग हिपोक्रेट। जो राणा अयूब अरब देशों से शिकायत कर रही थी, देखो नुपुर ने क्या कह दिया। वो भगवान राणा अयूब ने मुझे ब्लॉक किया ट्विटर पे और इस प्रकार के मैंने राणा अयूब की ले ली कर रही थी। प्रशांत भूषण भगवान कृष्ण को ईव टीजर बता रहा था। प्लीज फॉलो मी ऑन ट्विटर। और राणा अयूब की मैंने माँ बहन एक कर दी। और अकबरुद्दीन ओवैसी की ये स्पीच लक्ष्मी मालूम थी, ये मैंने डाला हुआ ट्विटर पे। ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई, एक नंबर का दोगला आदमी है। ये सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। माहौल खराब है। मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, कितना कमीना आदमी है, कैन यू इमेजिन। परंतु कोर्ट का अकबरुद्दीन ओवैसी की इस स्पीच पर भी कहना ये था कि ये हेट स्पीच नहीं है। कॉमेडियंस हो, गणपति बाबा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाबा मोरिया, मुन्नी है हरामी, रैप सॉन्ग्स हो, तू मटकी का सारा मक्खन खा गया, माखन चोर और दलाला की पिटकी क्या। फिल्में हो। एक बार का वाकया है कि वो नारियल लेकर आ रही थी, अचानक उनके सामने एक हनुमान आ गया। हनुमान समझते हो ना? हाँ, तो हनुमान ने उनके हाथ से नारियल ले लिया और जाके एक तरफ खड़े होकर हंसने लगा। दादी अम्मा ने अपने हाथ के आस्तीन को मोड़ा ऐसे, उसके पास गई और जोर से चमटा और उसके हाथ से नारियल ले ली। हनुमान जो है वो अपना सर झुकाया, दुम दबाए हुए भाग आए। या टीचर्स या सिलेब्स। But actually, do you know Ravan is a very good person by heart? Ram is not a good person. Ram is not a good person at all. Ravan is a good person. I find Ram is a cunning person. He made all the plan to trap Sita in that. He put Sita into trouble and put all the blame on Ravan. Gursanpreet Kaur Khalistani. How can we What can decide you what good and expect? evil is? And the What whole can you world is expect from a worshipping Khalistani? Ram and saying Obvious. that Ravan is a bad person. And all the plan is done by him. So how he can be so good? Preet Kaur He is cunning. Khalistani. सभी ने हिंदू भगवानों पर अभद्र टिप्पणी की है। एमएफ हुसैन हिंदू भगवानों की न्यूड पेंटिंग्स बनाता है और जो कतर अभी भारत को माफी उसने वापस रिलेशनशिप दे रखी है। वही कतर उस एमएफ हुसैन को नेशनैलिटी ऑफर कर देता है। एग्जैक्टली। भारत में बांग्लादेशी ये डिसाइड करते हैं कि सीएए में किसको नागरिकता मिलनी चाहिए किसको नहीं। कश्मीर की मेजॉरिटी ये डिसाइड करती है कि वहाँ माइनॉरिटी रहेगी ये नहीं रहेगी। और कतर डिसाइड करता है कि भारत की मेजॉरिटी क्या बोले क्या नहीं। परंतु प्रश्न रियलिटी जो नुपुर ने बोला वो तार्किक रूप से सही था या नहीं, आगे देखते हैं। नुपुर शर्मा ने शिवलिंग का उपहास उड़ाए जाने पर शुद्ध होकर कहा कि मजाक हम भी उड़ा सकते हैं।
और अपनी बात रखते हुए 3 बातें मुख्यतः बोली। Where it will hurt. पर क्या ये तीनों बातों का रिलीजियस टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं? अल हिज्र सूरा 15-19 कहता है कि धरती को कालीन की तरह स्प्रेड आउट किया गया है। दूसरी, सही अल बुखारी हदीस में बताया गया कि बराक एक ऐसे जानवर जो गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा है। प्रॉफेट मोहम्मद इसी पर बैठकर 7वें आसमान पर गए थे और वहीं अल्लाह ने उन्हें कुरान सुनाई थी। Feeling sleepy. तीसरी, शाही अल बुखारी हदीस में इस बात का वर्णन भी है। विकिपीडिया हो या फिर जाकिर नायक, सभी इस बात को मानते हैं। Science says there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad peace be upon him married Hazrat Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. स्प्रॉल तक ये नहीं कह सका कि प्रॉफेट मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया था। वो बचाव करने के लिए कहता है उस समय बाल विवाह प्रासंगिक थे, अब नहीं, इसीलिए इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने हजरत आयशा की आयु 19 वर्ष बताने का प्रयास किया, परंतु जाकिर नायक के अनुसार सच ये है। Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says Hazrat Aisha may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason they try and justify, and they say that actually the statement is 19 because in Arabic we are in Ashra, but this is Ashra, the 10 is missing, we said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. यदि मात्र तथ्यों को देखें तो नूपुर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो तथ्यात्मक नहीं था। नूपुर ने वही कहा जो इस्लामिक स्कॉलर्स कह रहे थे। चीन अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ जो कर रहा है उस पर एक शब्द भी ना बोल पाने वाला अरब वर्ल्ड मात्र हदीस की एक स्टेटमेंट पढ़ने भर से पूरा हिल गया। और जो भारत रोज यूरोप को आंखें दिखा रहा था, You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. जो भारत यूएसए को यूएसए में घुसकर उसी के ह्यूमन राइट्स पर कमेंट कराता है। जयशंकर, I love जयशंकर। जयशंकर is a gem. वो भारत कतर के ह्यूमन राइट्स कंडीशंस पर इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है बहुत ही कट्टर वाला। तैयारी आई सपोर्ट में 6500 मजदूरों की जान जा चुकी है। क्या भारत का अरब वर्ल्ड के सामने ऐसा झुकना सही था? आगे देखते हैं। नूपुर शर्मा को मात्र एक कमेंट के लिए मारने की धमकियां मिल रही हैं। कोई आप कंट्रोल रखते हैं कि वहां से कोई भी कुछ आता है, कुछ भी बोल के चले आता है। कमलेश तिवारी याद है ना आपको, क्या हाल हुआ उसका लास्ट में? वही हाल होगा तुम्हारा भी नूपुर शर्मा। नूपुर के विरोध में कानपुर में जो हुआ वो भी हम सभी ने देखा। कमलेश तिवारी हो, किशन भरवाड़ हो या बेंगलोर के दंगे हो, सभी के पीछे मात्र एक ही कारण था कि कोई मजहबी भावना आहत हो गई। मजहबी भावना भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा बोलने मात्र से ही आहत हो जाती है और खामियाजा जान देकर ही भुगतना पड़ता है। ऐसे में यदि भारतीय सरकार इस प्रेशर में दब जाती है तो इसका अर्थ निकलता है कि आपने इन मजहबी गिद्धों को सही ठहरा दिया। ऐसे समय में सरकार को फ्रांस या डेनमार्क से प्रेरणा लेने की आवश्यकता थी। फ्रांस में सैमुअल पैटी को मात्र इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था और उसने चार्ली हेब्डो का एग्जाम्पल देकर कुछ कार्टून्स दिखाए। हाँ, उसको मार दिया। वहाँ की लोकल मस्जिद ने सैमुअल पैटी की हत्या के बाद फ्रांस की सरकार को कहा कि अब सैमुअल पैटी को आप बर्खास्त कर दीजिए। फ्रांस की सरकार ने मस्जिद को ही बंद करा दिया। अरब देशों ने कहा कार्रवाई करो, नहीं तो हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे। फ्रांस की सरकार ने उन कार्टून्स को सरकारी बिल्डिंग पर लटकवा दिया। अरब देशों ने फ्रांस के प्रोडक्ट्स को शेल्फ से हटाया और फिर कुछ ही समय के बाद
वो प्रोडक्ट उन्हीं शेल्फ्स पर वापस आ गए। और साथ ही आ गया एंटी रेडिकलाइजेशन लॉ, जिसमें व्यवस्था की गई कि आने वाली जनरेशन रेडिकल पैदा ना हो और जो अभी की जनरेशन हैं उनकी रेडिकलाइजेशन पर लगाई जा सके। होम एजुकेशन बंद करा दिया गया और सभी 3 वर्ष या उससे ऊपर के बच्चों को स्कूल्स में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि होम ट्यूशंस के जरिए मजहबी कट्टरता परोसी जा रही थी। वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स को बैन कर दिया गया, जिससे पोलीगैमी और फोर्स्ड मैरिज पर लगाम लगा दी गई। और कुछ ऐसा ही डेनमार्क ने भी किया, जब डेनिश कार्टूनिस्ट ने मोहम्मद साहब के कार्टून्स बनाए और अरब देशों ने उसका भरसक विरोध किया, तो डेनमार्क ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम इसे नहीं रोक सकते। और कुछ ऐसा ही चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। सुनिए। इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। कोई हम पर कैसे प्रेशर लगा? पर यहाँ पर खेल कुछ और बदला बदला सा नजर आता है। अरब वर्ल्ड भारत के ऊपर ऐंठा हुआ है, तो इसकी वजह मात्र ये नहीं कि नुपुर ने कुछ बोल दिया, नुपुर मात्र एक जरिया थी, असली कारण कुछ और प्रतीत होता है। यदि हम दोनों देशों का आयात निर्यात देखें तो भारत लगभग 1.5 बिलियन का एक्सपोर्ट कतर में करता है, जबकि कतर $7.5 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत में करता है। भारत चावल से लेकर सोना तक कतर भेजता है और कतर मात्र एक चीज भारत में भेजता है, वो है पेट्रोलियम। कोई भी बिजनेसमैन अपना धंधा कम नहीं करना चाहता। जैसा गलवान के समय में हमने देखा था, चीन और भारत के बीच में युद्ध चल रहा था, लेकिन ट्रेड प्रॉपर सुचारू रूप से चल रहा था। उसी प्रकार इस केस में भी बिजनेस सुचारू रूप से ही चलता रहता, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता, परंतु कुछ ही समय में वो इम्पैक्ट भी पूरा हो जाता। और नहीं होता तो तब कोई एक्शन या कोई सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता था। और यदि बिजनेस पर ही लात पड़ जाए तो आदमी बिलबिलाता है। विश्व में खाड़ी देश रूस, यूएसए, मेक्सिको इत्यादि देश हैं जिनके पास तेल प्रचुर मात्रा में है। भारत सारा ऑयल समीप होने के कारण अरब देशों से आयात करता था, पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई। यूरोप और यूएसए ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए और रूस का तेल लेने से मना कर दिया। लड़ाई और सैंक्शंस के कारण रूस में आर्थिक मंदी आ गई और रूस ने भारत को एक ऑफर दी। $130 प्रति बैरल का कच्चा तेल रूस ने भारत को $70 में बेचना प्रारंभ कर दिया। शर्त थी कि भारत को बल्क में खरीदना होगा। भारत ने 40 मिलियन बैरल एक साथ खरीद लिया। भारत में कच्चे तेल को प्रोसेस करने की कई रिफाइनरीज थी, वहीं यूरोपीय देशों के पास इन रिफाइनरीज की कमी थी। भारत ने बल्क में कच्चा तेल खरीदा, उसे प्रोसेस किया और अब यूरोपीय देशों को प्रोसेस्ड तेल को बेच रहा है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने रूस से खरीदना बंद कर दिया था। एक तेल आयातक देश से निर्यातक देश बन चुका भारत, तो ऐसे में अरबियों को मिर्ची तो लगनी थी। पर इस प्रकार दबाव बनाते ही सरेंडर करना बहुत अच्छा पॉइंट है भारत के लिए और भारत की सरकार के लिए और भारत की फ्री स्पीच के लिए सही नहीं है। वेरी ग्रेट फ्री स्पीच, ब्लास्फेमी और हेट स्पीच पर एक टैक्टिकल रुख अपनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि इसका एक इतिहास रहा है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। I support freedom of expression. भारत में इस्लाम और आर्य समाज के बीच द्वंद्व से हुआ। दूसरे दशक में ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। इस्लामिक आउटफिट्स ने कुछ पुस्तकों का पब्लिकेशन किया। कृष्ण तेरी गीता को जलना होगा और सीता का छिनाला, 2 ऐसी पुस्तकें थी जिन्होंने भारत में हिंदू समाज को आहत किया, जिसका जवाब 1924 में एक दूसरी पुस्तक को लिख कर दिया गया। नाम था रंगीला रसूल। हदीसों के हवाले से लिखी गई पुस्तक रंगीला रसूल उसको मार दिया जिसका लिखा था। गांधी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें रंगीला रसूल को कंडेम किया गया था और इस बात को पूर्णतः भुला दिया गया था कि रंगीला रसूल से पहले जो 2 किस प्रकार की पुस्तकें मुस्लिम समाज लिख चुका था। रंगीला रसूल के बाद ही ब्लास्फेमी लॉ आया था ब्रिटिशर्स से। राज्यपाल को अरेस्ट किया जा चुका था।
मामला कोर्ट में गया। 3 वर्षों तक लड़ने के बाद 1927 में महाशय राजपाल को छोड़ दिया गया। उसको मार दिया बाद में। उसका आदेश था कि पुस्तक हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर लिखी गई है और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उसका विमोचन करना गलत नहीं है। 1927 में महाशय राजपाल ने जेल से बाहर आते ही इसी पुस्तक का हिंदी वर्जन रंगीला रसूल अरब के पैगंबर का एक शिक्षाप्रद इतिहास को छाप दिया। बॉम्बे की सरकार ने उस पुस्तक का विरोध किया। मुस्लिम पक्ष का क्रोध उफान पर था। मौलाना मोहम्मद अली की स्पीच ने इस क्रोध को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जिन्ना ने कहा, उम्मत का ऐसा लावा फटेगा जिसे विश्व की कोई फोर्स नहीं रोक सकेगी। महाशय राजपाल पर 4 जानलेवा हमले हो चुके थे और एक कारपेंटर इल्म उद दीन ने एक दिन मौका पाकर महाशय राजपाल को मार दिया। भारतीय मुस्लिम समाज ने उसे गाजी कहा। कुछ उसी प्रकार का माहौल आज भी है। शिवजी को कुछ ही समय पहले सबा नकवी वाले लोग एक ऐसी बात सबा नकवी थी वो, जो उनकी हदीसों में लिखी है उस पर और मैया मोहतरम बहुत कमीने लोग हैं यार। उम्मत लग गई उन्हें सपोर्ट करने में। तब अंग्रेजी सरकार ने घुटने टेके थे। अब भारत की सरकार फिर उनके सामने झुक गई। भारत सरकार झुकी नहीं है। स्पीच का कानून है, ब्लास्फेमी का नहीं। पूरे विश्व में जिन देशों में भी ईश निंदा का कानून था वहां पर इस कानून को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस कानून के आधार पर किसी को भी मार देना, मार दो। पाकिस्तान में कॉमन है, बहुत कॉमन है। क्या भारत में ब्लास्फेमी का कानून जो कि एब्सोल्यूट हो उसकी आवश्यकता है ताकि कोई भी इस तरीके से नहीं आवश्यकता, किसी भी प्रॉफिट के अगेंस्ट ना बोल सके? या फिर भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्सोल्यूट करने की आवश्यकता है ताकि कोई भी कुछ भी आराम से बोल सके, बिल्कुल, यहाँ तक कि रिलीजियस फिगर्स को भी कंडेम किया जा सके और उसका खामियाजा जान देकर ना भुगतना पड़े। ये सप्ताह की द रेड फाइल्स। मिलेंगे इसी सेगमेंट में अगले बुधवार शाम 6 बजे। हमारे नई डॉक्यूमेंट्रीज भी आ रही हैं जिसका ऐलान हमने कर दिया है, उन्हें भी सपोर्ट कीजिए। लिंक जो है नीचे पिन कमेंट में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत अच्छी वीडियो, टू बी ऑनेस्ट आई लव्ड इट। अगेन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने बहुत वीडियो बनाई है इसके ऊपर। आमना बेगम अंसारी के साथ वीडियो बनाई थी जो मेरी दोस्त है, उनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी। ज्ञान वापी में वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता मैं। उसके लिए आप मेरी बाकी वीडियो देख सकते हो। मैं अभी भी यही कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट करना ज़रूरी है। मेक इट 100% एप्लीकेबल ऑन द ग्राउंड। लेट पीपल से वट एवर द हेल दे वांट टू से, वेदर इज गुड और बैड, व्हाई डज इट मैटर? इफ आई एम अ टैक्स पेइंग सिटीजन, अगर आप टैक्स पे करते हो या नहीं पे करते, यू आर अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यू शुड बी गिवन राइट टू से वट एवर द हेल यू वांट। You want to criticize your faith, you want to criticize the other faith, you want to criticize anything, it is your basic right. डेनमार्क ने कितना अच्छा अबॉलिश करा, फ्रांस ने कैसे टैकल किया। अब आप कहोगे कि तुम्हें मुस्लिमों की बुरा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि ये चीज़ें रेडिकलाइज लोगों को बुरी लगती है। रेडिकलाइज बोलेंगे ऐसे कैसे बोल दिया, पर आई एम नॉट अ रेडिकलाइज पर्सन। मैं एक मॉडर्नाइज इंसान हूँ, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे दोस्त के बच्चे, हिंदू मुस्लिम सिख जितने बच्चे, सब खुल के क्रिटिसाइज करें। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो हर रिलीजन को क्रिटिसाइज करता हूँ, पर मैं जब वो चीज़ें करता हूँ तो मेरे जानने वाले दोस्त भड़क जाते हैं। कभी हिंदू भड़क जाता है, कभी सिख भड़क जाता है, कभी मुस्लिम भड़क जाता है। और जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बड़ा सोच सोच के बोलना होता है कि मैं बोलूँ कि नहीं, किसी हिंदू को बोलूँ कि नहीं, किसी मुस्लिम को बोलूँ कि नहीं, किसी सिख को बोलूँ कि नहीं। दे ऑल गेट वेरी पिस्ड ऑफ, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये एक बहुत ही अजीब कल्चर हमने अपने रूट में डाल दिया है। और रंगीला रसूल के बाद जब इनकी मौत हुई थी उसके बाद बहुत दंगे हुए। उसके बाद ब्रिटिशर ने सेक्शन 295A ब्लास्फेमी लॉ लेके आए थे। इससे पहले कभी ब्लास्फेमी लॉ हमारे देश में नहीं था। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया था। मुझे ऑलरेडी पता था ये, पर मैंने कहा कि चलो अच्छा इन्होंने बोल दिया। हमें भी सेक्शन 295A को डिमोलिश करना ज़रूरी है। मंदिर बने, क्या बने, डेवलपमेंट हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। अगर फ्रांस कर सकता है, डेनमार्क कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? अबॉलिश करो यार सेक्शन 295A को। लेट्स क्रिटिसाइज एनीथिंग दैट वी फील लाइक। क्या इश्यू है यार?
ये कैसी दुनिया है? आज भी हम क्या 1000-2000 साल पुराने टाइम पे रह रहे हैं क्या? So fucked up. Like I feel so funny sometimes. I feel so funny that people are just, oh god, क्या बोला जाए? I mean, मैं अपने बच्चों को ऐसे टाइम एंड इन दैट सिचुएशन में बड़ा नहीं करना चाहता जहाँ पे उनको बोलने की आज़ादी नहीं हो. दे डोंट, अच्छा बोलें बुरा बोलें, दैट इज़ ए चॉइस. लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू से. मुझे यही आपत्ति है. क्या नुपुर सही थी गलत थी? आई एम नो वन टू जज, दैट्स हर ओपिनियन. पर मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमें सपोर्ट करना चाहिए. इट्स अबाउट, क्योंकि अगर आप आज नुपुर के लिए नहीं खड़े होंगे, कल को आपके बच्चे बोलेंगे, आपके बच्चे भी इस कटघरे में आ जाएंगे, मेरे बच्चे इस कटघरे में आ जाएंगे. हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए ये लॉ को हटाना पड़ेगा ताकि वो खुल के बोल सके, खुल के आज़ादी हो उनको बोलने की. वेदर यू आर अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन, इट डजंट मैटर. इफ़ यू आर अ ओपन थिंकर, थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट इट. कल को आपके बच्चे भी इस चीज़ें फंस सकते हैं. थिंक अबाउट इट. आपके बच्चे सही बोले गलत बोले, इज ए चॉइस, पर उनको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए. दैट इज़ माई क्वेश्चन, दैट इज़ माई आंसर, एंड दैट इज़ द फीडबैक अबाउट दिस एंटायर वीडियो दैट आई हैव. मैं ऐसा ही हूँ. एंड मैंने राना अयूब की वाट लगा के रखी थी ट्विटर पे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया. आरफा खानम की बजाता रहता हूँ, सबा नकवी की, एंड ज़ुबैर की मैं अभी बजा रहा हूँ. मैंने पोस्ट किया था, बहुत ही वायरल हुआ. वॉच इट, गो एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर. अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार आप? ट्विटर से ज़्यादा टॉक्सिक है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है ट्विटर. मैंने बजा रखी है इन लोगों की. प्लीज़ जॉइन ऑन ट्विटर, बहुत मज़ा आएगा सुन के. एनीवे, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. लाइक करो यार, लाइक करने में कुछ नहीं आता. पैसे मांग रहा हूँ क्या मैं आपसे? सुपर चैट मांग रहा हूँ? क्या मांग रहा हूँ? कुछ नहीं. लाइक करो यार, लाइक करो. ऑलराइट, सी यू गाइस, टेक केयर.